प्यारे बच्चों, नमस्कार। जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक जीव विज्ञान के अध्याय 1 के शीर्षक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पूर्व की कक्षा में आपने पुष्प के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक परिपक्व पुष्प का चित्र है। इसमें आपको सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है पुष्प का, जो आपको दिखाई दे रहा है बाह्यदलपुंज, वो ये जो स्ट्रक्चर है हरे रंग का, ये बाहरी हिस्सा ये जो है ये कहलाता है बाह्यदलपुंज। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद ये जो भाग है आपको सटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है दलपुंज। बच्चों, पुष्प में दलपुंज तथा बाह्यदलपुंज एक सहायक अंग की तरह कार्य करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पुमंग। पुमंग या फिर पुंकेसर। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये अंदर की तरफ, ये कहलाती है पुंकेसर। बच्चों, बहुत सारे पुंकेसर, इस तरीके से बहुत सारे पुंकेसर जो है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुमंग का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट संरचना है जायांग, जो मादा जननांग के रूप में जानी जाती है, ये आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत सारे स्त्री केसर मिलकर क्या बनाते हैं? जायांग बनाते हैं। ये हमारा होता है मादा जनन अंग और इसको हम कहते हैं नर जनन अंग। तो आइए अब हम चलते हैं पुष्प से फल या बीज बनने की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न चरण जानते हैं कि किस प्रकार से पुष्प से फल या बीज का निर्माण होता है। इसको हम 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं: पूर्व निषेचन अवस्था, निषेचन अवस्था तथा पश्च निषेचन अवस्था। पूर्व निषेचन अवस्था में हम नर जनन अंग के अंतर्गत पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण को पढ़ते हैं। मादा जनन अंग के अंतर्गत स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश का अध्ययन करते हैं। निषेचन अवस्था में हम नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन या फिर फ्यूजन जानेंगे और इसके आगे फिर युग्मनज या फिर जाइगोट का निर्माण कैसे होता है इसको हम समझेंगे। फिर लास्ट में है पश्च निषेचन अवस्था। इसमें भ्रूणकोश में जो युग्मनज का जो विकास होता है वो आगे कैसे होता है, भ्रूणकोश में उसका विकास, और फिर आगे उसमें फल तथा बीज कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? पश्च निषेचन अवस्था में। तो आज केवल हम पूर्व निषेचन अवस्था के बारे में ही जानेंगे। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि पुष्प में जो 2 सहायक अंग होते हैं जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं वो हैं कौन? पुमंग तथा जायांग। पुंकेसरों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। यह पुष्प का जो है वो क्या कहलाता है? नर जनन अंग होता है। और पुंकेसर को हम क्या कर सकते हैं? 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, तंतु तथा परागकोश। ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है ये एक पुंकेसर का चित्र है। इसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो लगा है ये परागकोश है। ये क्या कहलाता है? एंथर भी कहलाता है। इसको हम एंथर भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। और ये जो है वो तंतु है या फिर डंठल, ये फिलामेंट भी कहलाता है। अब ये जो है ये सेक्शन यहाँ किया गया है अनुप्रस्थ काट, अभी इसको आगे आपको बताएंगे। लेकिन केवल आप यहाँ पे अभी ये समझने का प्रयास करिए कि जो पुंकेसर होता है या स्टेमन होता है वो 2 भाग में विभाजित होता है। ऊपर की जो ये स्वतंत्र होता है, द्विपालित स्वतंत्र संरचना जो होती है वो परागकोश कहलाती है, तथा नीचे ये जो डंठल नुमा रचना है ये क्या कहलाती है? तंतु कहलाती है या फिलामेंट कहलाती है। अब हम परागकोश की संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमने देखा था कि परागकोश एक बाइलोब्ड संरचना यानी कि द्विपालित संरचना होती है। अभी इस तरीके से आपने डायग्राम देखा था ना,
इस तरीके से अभी आपने देखा था कि बाइलोब्ड, यानी कि इसमें एक बाईं पाली होती है और एक दाईं पाली, दो आपको पालियां इसमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब हम इसको जो है जब हम इसको अनुप्रस्थ काटेंगे, यानी कि इसका हम टीएस जब करेंगे, तो हमको प्रत्येक पाली में जो है 2 लोब दिखाई देंगे। ये जैसे ये आपको कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? प्रत्येक पाली में 2 लोब, लेकिन हम इसका क्या कर रहे हैं? टीएस कर रहे हैं, तो हमको इस तरीके से सेक्शन करना है। तो हमको क्या करेंगे? टीएस करने पर हमको क्या दिखाई देगा? प्रत्येक पाली में हमको 2 लोब। तो इस प्रकार से अनुप्रस्थ काट जब हम करते हैं किसी परागकोश की, तो हमको कैसे संरचना दिखाई देती है? चतुष्कोणीय संरचना दिखाई देती है। ये देखिए 1, 2, 3 और 4। तो ये जो 4 आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है बच्चों? आप बताइए। नहीं पता? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। ये जो 4 संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये लघु बीजाणुधानी कहलाती है। लघु बीजाणुधानी में ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और वो लघु बीजाणु ही आगे चल के परागकणों के रूप में विकसित होते हैं। आइए अब हम लघु बीजाणुधानी एवं लघु बीजाणु जनन को जानते हैं। अभी तक हमने बताया कि जो परागकोश था, अभी आपने परागकोश पढ़ा था ना, तो परागकोश में आपने देखा था कि जब हम उसका अनुप्रस्थ काट कर रहे हैं परागकोश की, तो हमको चतुष्कोणीय संरचना दिखाई दे रही है। चतुष्कोणीय संरचना देखिए, ये आपको यहाँ भी दिखाई दे रही होगी। ये आपको चतुष्कोणीय जो संरचना दिखाई दे रही है ये। और अभी आपने देखा था ये क्या है? लघु बीजाणुधानी है। सॉरी, ये क्या है? लघु बीजाणुधानी है। तो लघु बीजाणुधानी जो होती है, ये क्या हमेशा ये इसमें बनी रहती है परागकोश में? नहीं, मैं आपको ये स्पष्ट कर दे रही हूँ कि लघु बीजाणुधानी का निर्माण कब होता है? जब हमारा जो परागकोश होता है वो जब विकसित हो जाता है, परिपक्व होता है, तभी उसमें लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो लघु बीजाणुधानी है, वो उसमें बाहर से अंदर की तरफ आपको कुछ परतें दिखाई दे रही होंगी। इस तरह से आपको ये परतें दिखाई दे रही हैं। वो कैसे हैं? जैसे सबसे पहले जो हमारी बाहरी त्वचा होती है, सबसे ये जो बाहर की है, ये क्या कहलाती है? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहलाती है। फिर आपका सेकंड नंबर पे है अंतस्थीसियम। ये सेकंड लेयर जो है आपकी क्या हो जाएगी? अंतस्थीसियम हो जाएगी। फिर मिडिल लेयर, ये लास्ट की लेयर आपकी मिडिल लेयर हो जाएगी। फिर लास्ट में आपके जो है ये टैपिटम, यहाँ पे ये टैपिटम के यहाँ पे टिश्यूज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये टैपिटम हो गया। अब ये जो 3 आपके दिखाई दे रही हैं परतें, ये जो है सुरक्षा आवरण का कार्य करती है। ये कैसा कार्य करती है? सुरक्षा आवरण का कार्य करती है, तथा परागकोश के स्फुटन में ये क्या करती है? मदद करती है, फटने में मदद करती है। और ये जो टैपिटम होता है, ये विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देने का क्या करता है? कार्य करता है। अब आपने देखा कि लघु बीजाणुधानी की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको दिखाई दे रही है कि ये लघु बीजाणुधानी की संरचना है, इसमें कितनी परतें पाई जा रही हैं, टैपिटम का क्या कार्य है, ये तीनों जो परतें हैं ये क्या कार्य कर रही हैं, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम ये देखेंगे कि लघु बीजाणु जनन क्या है। लघु बीजाणु जनन में होता क्या है बच्चों कि जब लघु बीजाणुधानी में क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। तो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है, जिसे हम परागकण भी कहते हैं, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु जनन, या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि लघु बीजाणु जनन क्या है। कि जैसे आप बहुत सारी जगहों पे आप देख रहे हैं कि लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको एकदम क्लियर कर दे रही हूँ कि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि परागकणों का निर्माण कैसे हो रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ठीक है, एक लघु बीजाणुधानी का, इसमें आपने देखा होगा कि छोटी छोटी सी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी संरचनाएं। अब इस लघु बीजाणुधानी में क्या होता है? विभाजन होता है। विभाजन कौन सा होता है? विभाजन, इसके पूर्व की कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि अर्धसूत्री और समसूत्री 2 विभाजन होता है। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी कोशिकाएं बनती हैं? आप याद करिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4
अगुणित या फिर हैप्लॉइड क्या बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणु, यानी कि एक जो है, ये देखिए, ये डायग्राम अभी मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो बहुत सारे देखिए लघु बीजाणु आपको दिखाई दे रही है संरचना आपको। तो इसमें बहुत सारे आपके क्या बनेंगे, लघु बीजाणु, असंख्य लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और उसमें असूत्री विभाजन होता है। तो एक अकेली जो पराग मात्र कोशिका जब होती है, जो वो क्या करती है, विभाजित होकर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 क्या बनाती है, 4 लघु बीजाणुओं को बनाती है। तो इस तरीके से इसमें असंख्य जो है लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। तो जब परागकोश का स्फुटन होता है तो बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, अवमुक्त होते हैं या फिर बाहर निकलते हैं। तो चलिए अब हम परागकण की संरचना के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक परागकण सामान्यतः एक गोलाकार संरचना के रूप में 25 से 50 माइक्रोमीटर का जो है होता है। परागकण की जो है 2 परतें होती हैं। पहला जो होता है वो बाह्यचोल होता है, दूसरा अंतःचोल होता है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये जो ऊपर बाहरी स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है, बाह्यचोल है, और ये क्या है, अंतःचोल है, ठीक है। बच्चों आप ये देखिए कि ये जो बाहरी जो सतह है ये आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत ही कठोर पदार्थ से बनी होती है। इसका नाम क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जो ये चारों ओर से बाह्यचोल को घेरे रहता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो स्पोरोपोलेनिन है ये किसका बना होता है। ये आपने देखा, ये प्रतिरोधक की तरह कार्य कर रहा है, यानी कि ये बहुत ही हार्ड है। अब ये इतना ज्यादा स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये किसी भी प्रकार के अम्ल तथा क्षार को जो है सहन कर सकता है। बहुत ही उच्च चाप जो हो सकता है उसको भी सहन कर सकता है। इसीलिए बच्चों जो परागकण है वो जीवाश्मों की भांति बहुत लंबे समय तक क्या होते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, संरक्षित किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको अंदर का जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, अंतःचोल है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एंटाइन भी कहते हैं। ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक लघु बीजाणु का एक परागकण के रूप में परिपक्व होने के विभिन्न चरण। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो परागकण है ये इसमें 2 तरह की आपको यहाँ पे कोशिकाएं दिखाई दे रही होंगी। ये एक ये है और दूसरी आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो ये जो बड़ी वाली कोशिका है कायिक कोशिका कहलाती है और छोटी कोशिका क्या कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है, ठीक है। तो अब एक चीज आपको और भी बताना है इसमें कि ये जो बाह्यचोल आपको ये दिखाई दे रहा था, अभी आप ये कहोगे कि ये बाह्यचोल तो बहुत ही कठोर पदार्थ से आप बता रहे हो कि बना हुआ है। तो फिर जब बहुत ही कठोर पदार्थ से है तो इसके अंदर जो नर युग्मक हैं वो बाहर निकल के कैसे आएंगे। तो एक चीज मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो एक छोटा सा जो है यहाँ पे छिद्र पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो छिद्र होता है यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। तो जब स्पोरोपोलेनिन यहाँ नहीं होता है तो जो नर युग्मक होते हैं वो वहां से निकल कर कहाँ पर आप पहुंचते हैं, अंडाशय में पहुंचते हैं और बाद में फिर क्या होता है, आगे उसका फ्यूजन होता है, नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि बाह्यचोल हो गया, अंतःचोल हो गया। अब यहाँ से ये एक पोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो पोर है ये क्या कहलाता है, जनन छिद्र कहलाता है। यहीं से जो है नर युग्मक निकल कर बाहर आते हैं। अब इसी में आगे जब विभाजन होता है तो ये 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। ऊपर की कोशिका कायिक कोशिका कहलाती है, नीचे की कोशिका जनन हो गई, ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, ठीक है। तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो अब ये चीज भी है कि बच्चों इसमें जैसे कि ये दो कोशिका आपको दिखाई दे रही है, तो ज्यादातर यानी कि 60% से अधिक जो है आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें इसी 2 कोशीय अवस्था में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी 2 कोशीय अवस्था में क्या हो जाते हैं, परागकण झड़ जाते हैं इसी 2 कोशीय अवस्था में। लेकिन कुछ और जो पादप होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो जनन कोशिका आपको दिखाई दे रही है इसमें जो है विभाजन हो जाता है। फिर इसमें विभाजन जब हो जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे यहाँ पर 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे कितनी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, 3, 1, 2 और 3। तो ये कितनी हो गई, 3 कोशीय अवस्था। तो जो बाकी बचे हुए जो पादप होते हैं उनमें 3 कोशीय अवस्था में ये परागकण क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो यानी कि जो है द्विकोशीय अवस्था में भी परागकण झड़ रहे हैं आपके और 3 कोशीय अवस्था में भी परागकण आपके झड़ रहे हैं, ठीक है।
फिर आपको अब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जितने भी नर जनन अंग थे उसके बारे में मैंने पढ़ा। मैंने आपको बताया कि नर जनन अंग के अंतर्गत मैंने आपको पुंकेसर की संरचना बताई, मैंने आपको लघु बीजाणुधानी बताई, इसके बाद उसमें जो है लघु बीजाणुओं का निर्माण मैंने आपको बताया, फिर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती ये मैंने आपको बताई। अब हम आगे चलते हैं जायांग। जायांग जो होता है वो क्या कहलाता है, ये मादा जनन अंग के रूप में जाना जाता है और इसकी एक यूनिट को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, स्त्री केसर। इसकी सिंगल यूनिट को हम स्त्री केसर के रूप में जानते हैं। ये समूह जो होता है ये क्या कहलाता है, जायांग। अब स्त्री केसर को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी संरचना, बिल्कुल देखिए स्पष्ट है। ये ऊपर का जो भाग होता है ये वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिका है और ये है अंडाशय। बच्चों जो हमारा ये वर्तिकाग्र होता है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो परागकण वहां से जब रिलीज होते हैं तो ये परागकण क्या करते हैं, यहीं पर आके चिपक जाते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं, चिपकते हैं। ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करता है। यहीं पे जो है जब परागकण चिपकते हैं तो फिर ये मूव करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ते हुए यहाँ से ये पराग नलिका के द्वारा ये आगे बढ़ते हुए ये कहाँ तक पहुंचते हैं, अंडाशय तक पहुंचते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। अब ये अंडाशय तक पहुंचते हैं। अंडाशय जो है ये यही आपका मेन पार्ट होता है। सारी जितनी भी प्रक्रियाएं आपकी होती हैं जनन से संबंधित तो वो सब यहीं पे संपन्न होती हैं। ठीक है, तो अभी आपने जो नर जनन अंग के अंतर्गत पढ़ा कि ये परागकण है, परागकण ही अब आगे चल के नर युग्मक बना रहे हैं। नर युग्मक वो यहाँ पर आकर जो है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आके अभी यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये देखिए, ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि ये गुरु बीजाणुधानी है बीजांड। ये एक जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये किसका चित्र है, बीजांड का चित्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल, ओव्यूल ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ओव्यूल कहाँ से आ गया। बच्चों अभी मैंने आपको दिखाया ना कि अंडाशय, अभी नीचे का पोर्शन आपने देखा कि अंडाशय है, तो वो जो अंडाशय आपने देखा उसी अंडाशय में ही ये इस तरह से आपका ओव्यूल का निर्माण होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कहाँ पे आता है, ये देखिए अंडाशय में ही बीजांड की रचना होती है और बीजांड ही गुरु बीजाणुधानी के प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि बीजांड को ही हम गुरु बीजाणुधानी के रूप में जानते हैं। अब पहले हम इसकी जो संरचना है उसको देख लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। इसमें देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ आपको परतें ये दिखाई दे रही है ना, ये देखिए ये जो परतें दिखाई दे रही हैं, ये परतें क्या होती हैं, अंदर की जो परत होती है उससे अंत आवरण, बाहर की जो परत होती है वो बाह्य आवरण। ये दोनों जो परतें आपको दिखाई दे रही हैं बीजांड की, इसको हम संयुक्त रूप से अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसी अध्यावरण से घिरा हुआ, ठीक है, ये इसी अध्यावरण से घिरा हुआ कोशिकाओं का कुछ समूह होता है। ठीक है, तो जो कोशिकाओं का छोटे कोशिकाओं का जो समूह होता है ये हमारा क्या कहलाता है, बीजांडकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजांडकाय। अब बीजांडकाय के ही अंदर जो है बच्चों भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो ओव्यूल है हमारा, ये दिख रहा है आपका, ये एक छोटी सी संरचना होती है। ओव्यूल क्या होती है, एक छोटी सी संरचना होती है जो एक डंठल या वृंत के माध्यम से बीजांड वृंत से जुड़ी होती है। ठीक है, बीजांड वृंत से एक डंठल या फिर ये ओव्यूल भी बच्चों बहुत टाइप के होते हैं। जैसे आपका ये इस तरीके से भी है, कभी कभी ये वाला भाग नीचे की साइड आ जाता है, तो बहुत टाइप से ओव्यूल होते हैं। तो ये एक हम किसी एक ओव्यूल का आपको स्ट्रक्चर या बीजांड का स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। इसके नीचे का जो भाग होता है ये कैलजल यानी भाग्य सिरा कहलाता है। ये देखिए भ्रूण कोश लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या बनता है, भ्रूण कोश बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बीजांड की। तो सिंपल सी मेरी बात ये है, आपको समझाने का ये आशा है कि ये जो आपने देखा कि ये गुरु बीजाणुधानी है, इसी गुरु बीजाणुधानी में ये एक बीजांड का एक संरचना है और इसी बीजांड का के अंदर ही क्या बन रहा है, हमारा भ्रूण कोश बन रहा है। ठीक है, अब आप अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्त्री केसर तथा पुंकेसरों का जो है आप उसको इकट्ठा करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार के पुष्पों में पुंकेसर की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, स्त्री केसर की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो इससे ज़्यादा आप अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। तो अब मिलते हैं, ठीक है, अब अगली कक्षा में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।